क्लास 10th SST जियोग्राफी चैप्टर सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हमको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में इसमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देखते हैं हम। वी शेयर दिस प्लेनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। हमारी अर्थ पे, हमारी प्लेनेट जिसका नाम अर्थ है, इससे मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स पाए जाते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके सूक्ष्म बैक्टीरिया तक के लोग बैक्टीरिया जो इसमें पाए जाते हैं। और लिचेस टू बनियान ट्री, और छोटे वृक्षों से लीची से लेके बनियान ट्री तक पाए जाते हैं। एलिफेंट एंड फ्लू व्हेल्स भी इसमें पाई जाती हैं। कहाँ पे? अर्थ पे। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। तो क्या होता है? एंटायर यानी कि पूरे अर्थ पे क्या होता है, जितने भी एनिमल्स प्लांट्स पाए जाते हैं, इन सब में बहुत ही डाइवर्सिटी विभिन्नता होती है, और इन्हीं सब को मिला के बायो डाइवर्सिटी कहा जाता है। वी ह्यूमन्स अलॉन्ग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इज विच वी आर ओनली अ पार्ट ऑफ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, बायोटिक और बायोटिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पे डिपेंड है। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, और जो लिविंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इस तरह से क्या होता है, ये एक दूसरे से डिपेंड होते हैं। ओके। और इसमें अब आप जानिए बायो इकोलॉजी क्या होता है। जो बायोटिक और अबायोटिक होता है, इन दोनों के अंदर दोनों का जो रिलेशन होता है, अंतर संबंध जो होता है, इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। और इनके जो है अंतर संबंध को, इनके रिलेशन का जो स्टडी होता है, इस स्टडी को हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। और क्या करते हैं? जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, और एनिमल्स होते हैं, वो एयर को और बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं? रिक्रिएट करते हैं। जो क्या होता है, हम उसको और एयर को हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेज आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। और क्या होता है, हम क्या करते हैं? वाटर जो पीते हैं, और जो सॉइल यानी कि पृथ्वी के अंदर से मिलता है, और सॉइल क्या करती है? हमारे प्रोड्यूसर यानी कि प्रोडक्ट करती है किसका? खाद्यान्न का, अनाज का, सीरियल्स का, जो जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज these are also the primary producers on which all other living beings depend। प्लांट्स क्या करती हैं? इसमें की रोल प्ले करती हैं, बहुत ही मेन मुख्य भूमिका इसमें निभाती हैं, रोल प्ले करती हैं, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके लिए जो ये प्लांट्स क्या होते हैं? फर्स्ट प्रोड्यूसर के रूप में काम करती हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में काम करती हैं। क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे गोट हुआ और खरगोश हुआ, बहुत सारे ऐसे होते हैं, और काउज हुए, बफेलो, ये क्या होते हैं? डायरेक्ट प्लांट्स पे ही डिपेंड होती हैं। नेक्स्ट है, इफ़ यू लुक अराउंड। अगर आप अपने आसपास में देखते हैं, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। अगर आप अपने आसपास में देखते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे दिखते हैं जो आपको बहुत ही यूनिक लगते हैं। In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity। अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इंडिया क्या है? बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से
इंडिया भी क्या है, बहुत ही रिच कंट्री है। दिस इज पॉसिबिलिटी ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। क्या होता है, नंबर ट्वाइस और थ्राइस बार क्या होता है, ये डिस्कवर्ड की जा सकती हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। आपने ऑलरेडी किसके बारे में पढ़ा है, वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में अपने अच्छे से डिटेल में पहले ही पढ़ लिया है। यू मे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। आप इन रिसोर्सेज का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसको आप जान सकते हैं। दीज डाइवर्स फ्लोरा एंड फना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी टेक दीज आर ग्रांटेड। इन सब की तरह फ्लोरा और फना भी होती हैं जो हमारे डेली लाइफ में क्या होती हैं, यूज होती हैं, जो कि हमें नेचर ने ग्रांट किया दिया हुआ है। बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इंसेंटिविटी टू आवर इन्वायरमेंट। लेकिन इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स की वजह से इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। सम एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट द लीस्ट 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेस्ट लिस्ट। इसमें क्या हो, 20% जो होते हैं वो फ्लोरा में आते हैं और जो 10% और 20% होते हैं जो मैमल्स, वो किस में, फ्लोरा में आते हैं। मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल। इनको हम क्रिटिकल के रूप में यानी कि कैटेगराइज कर सकते हैं। क्रिटिकल का मतलब ऐसे लोग जो समस्यात्मक हैं या उनकी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं, जो संकटग्रस्त हैं। दैट इज वन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन लाइक द चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वाइल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट and plants like maduka, insects, a wild variety of mahua and Havardia, Hepateneuron, a species of grass। ये सारी क्या हैं, जो संकटग्रस्त हैं, है ना। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मैनी स्पेसीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। कोई भी ये नहीं कह सकता कि कितनी सारी वैराइटीज़ थी, स्पेसीज थी जो लॉस हो गई हैं, ये कोई भी नहीं बता सकता है। टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बट व्हाट अबाउट स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। हम उन्हीं बड़े प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं जो क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं। लेकिन जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में ना ही हमको जानकारी है, ना ही हम उस पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आपका वैनिशिंग फॉरेस्ट्स। द डायमेंशंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टेगरिंग। जो डिफॉरेस्टिंग है यानी कि वनों की कटाई, वो इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 79.4 million hectare, which is 24.16% of the total geographical area. Dense forest 12.2%, and open forest 9.14%, and मैंग्रोव 0.14%। जो देखा जाता है इंडिया में फॉरेस्ट का, तो इंडिया में 79.42 मिलियन एकड़ जो था वो फॉरेस्ट से कवर था। इतना ज़्यादा लैंड जो था ये फॉरेस्ट से कवर्ड था। जो कि परसेंट में देखा जाए, 100% अगर देखा जाए लैंड, तो उसमें 24.16% जो था उसको लैंड वो फॉरेस्ट से कवर था। और इसमें देखा जाए तो 24.16% जो फॉरेस्ट था, उसमें 12.2% जो था वो ओपन फॉरेस्ट था, डेंस फॉरेस्ट था। 9.14 जो पार्ट था वो ओपन फॉरेस्ट था, जबकि 0.14% जो था वो मैंग्रोव फॉरेस्ट में आता है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीज बाई
3,775 किलोमीटर सिंस 2013। जो इंडिया में 2013 के आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो उस समय 3,775 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे फॉरेस्ट फैला हुआ था। हाउएवर दिस apparent increase in the forest cover is due to conservation measures, management inventions and plantation etc. by different agencies। ये क्या होनी चाहिए? डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा और बहुत सारे मेजर्स के द्वारा क्या होता है, प्लांटेशन का कार्य हमेशा किया जाता रहा है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्सटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज। अब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स और उनकी स्पीसीज के बारे में हम देखते हैं। जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और वो भी डिफरेंट स्पीसीज की, उनके बारे में हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। बेस्ड ऑन इंटरनेशनल IUCN यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, वी कैन क्लासिफाई एज फॉलोज। IUCN के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसे निम्न पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। IUCN क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट्स और एनिमल्स का क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, कंजर्वेशन करती है। नॉर्मल स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। ऐसी स्पीसीज जिनको सर्वाइव करने के लिए नॉर्मल कंडीशंस की ज़रूरत होती है, जिनके लिए नॉर्मल कंडीशन की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, उन्हें हम नॉर्मल स्पीसीज कहते हैं। सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स एट्सेट्रा। इसमें कैटल, साल, पाइन, रोडेंट ये सारी चीज़ें आती हैं। एंडेग्रेड स्पीसीज देखते हैं इसमें क्या है। दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ये ऐसी स्पीसीज हैं जो डेंजर है, यानी कि इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो डेंजर में है, खतरे में है। द सर्वाइवल ऑफ ईच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। इनको यानी कि सर्वाइव करने के लिए, इनको माहौल देने के लिए, इनके लिए इन्वायरमेंट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन रीनो, लॉयन, टेल्ड मकुई, संगल, ब्रो एंगर डियर इन मणिपुर। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस श्रेणी में आती ही हैं, इस सीरीज में, इस स्पीसीज में आती हैं। नेक्स्ट हम वुलनरेबल स्पीसीज के बारे में देखते हैं। दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू द इंटीग्रेटेड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। इसमें वो स्पीसीज आती हैं। दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट is likely to move into the integrated category in the near future if the negative factors continue to operate। ये वही ऐसी प्रजाति हैं जो संकटाग्रस्त होती हैं और फ्यूचर में अगर इनको जो है नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं और डिपेंड ये अगर इनको इफेक्ट करती रहेंगी तो इनका जो एग्जिस्टेंस है वो डेंजर में आ जाएगा। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लू शेप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एट्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल्स में आपको ब्लू डी शेप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन यानी ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आपका रेयर स्पीसीज। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं रेयर स्पीसीज में।
species with small population may move into the integrated or vulnerable category if the negative factors affect them continue to operate। अगर इन्हें ये ऐसी चीज़ें हैं अगर ऑपरेट करने में नेगेटिव पॉइंट्स इसको ज़्यादा प्रभावित करती हैं तो ये क्या होती हैं, विलुप्त होने लगती हैं, ये रेयर केसेस में आती हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जो एकदम कगार पे होती हैं किसके, विलुप्त होने के। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर द हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एट्सेट्रा। ये क्या है, रेयर स्पीसीज में आती हैं। नेक्स्ट आपका इंडेमिक स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पार्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स। ये क्या होती हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं जो जियोग्राफिकल बैरियर्स है ना, जियोग्राफिकल बैरियर्स नेचुरल काजेस की वजह से एक ही प्लेस पे पाई जाती हैं। यानी कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही प्लेस पे पाई जाएंगी, अदर किस प्लेस पे नहीं पाई जाएंगी। एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर दी अंडमान टेल, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, ये एंडेमिक स्पीसीज में आती हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. A species may be extinct from a local area, region, countries or the entire earth. क्या होता है, पूरे अर्थ या कंट्री में, कॉन्टिनेंट में कहीं भी एक जगह पाई जाएंगी। इनमें क्या क्या चीज़ आती हैं एग्जाम्पल्स में, एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, इसके एग्जाम्पल्स हैं। आपको देखना है एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो। द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंड मैमल टाइन चीता इज यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली एंड कैन मूव ऑन द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर्स पर आवर। तो चीता क्या है, चीता को एक कैट की स्पीसीज से माना जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो इसका जो है एक कैट की स्पीसीज की मानी जाती है। इसकी जो दौड़ने की रफ्तार है 112 किलोमीटर पर आवर है। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लियोपार्ड, इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क आर द लॉन्ग Theodore shapes line each side of the nose from the corner of its eyes to its mouth। क्या होता है, इसके आइज और माउथ के बीच में कुछ, उसके माउथ में कुछ लाइंस बनी होती हैं। Prior to the 20th century, cheetah were widely distributed throughout Africa and Asia। 20th century में एशिया और अफ्रीका में क्या हुआ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। Today the Asian cheetah is nearly extinct due to decline of available habitat and prey। आज के समय में एशियन चीता जो है इनके लोगों की शिकार की आदत की वजह से प्रे ये क्या हुआ, विलुप्त होने की कगार पे है ना। अवेलेबल डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल, यानी कि डिक्लाइन होने की कगार पे पहुंचा हुआ है। द स्पीसीज वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। इसकी जो स्पीसीज यहाँ डिक्लेयर की गई थी वो 1952 में डिक्लेयर की गई थी। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife, wood, barks, leaves, rubber, medicine, days, food, fuel, fodder, manners, etc। इसमें देखा जाता है कि कुछ रिसोर्सेज हैं जो इसको हमने क्या किया है, ऑब्टेन किया है नेचर से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें फूड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फोडर, मैनर्स, ये सारी चीज़ें क्या है हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचर से रिसोर्सेज से
क्या किया, ऑब्टेन किया है। सो इट इज वी ourselves who have depleted our forest and wildlife. The greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period due to expansion of railway, agriculture, commercial and scientific forest and mining activities. क्या हुआ कि जब इंडिया में इंडिपेंडेंसी आई यानी स्वतंत्रता आई, उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पे फॉरेस्ट का बहुत तेज़ी से क्या किया गया, यूज किया गया है ना, और उनकी संख्या में कमी आई। यहाँ पे जो रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वन का बहुत तेज़ी से कटाव हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन continues to be one of the major causes of depletion of forest resources। वही जब आज़ादी की बात हुई तो वहाँ पे खाद्यान्न के मामले में, सीरियस के मामले में निर्भर होने के लिए लोगों ने क्या किया, बहुत ही तेज़ी से वन को काट के खेती योग्य भूमि बनाने की कोशिश की और जंगल को बहुत तेज़ी से विनाश कर दिया। बिटवीन 1951 and 1980, according to the Forest Survey of India, over 2,600 square meters of forest area was converted into agricultural land all over India। 1951 और 1980 में क्या हुआ, एक सर्वे आया, उसके बीच में क्या हुआ, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर्स जो फॉरेस्ट का लैंड था उसको एग्रीकल्चर लैंड में क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। सब्स्टिट्यूशनल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स especially in the north eastern and central Asia have been deforested is degraded by shifting cultivation, zoom a type of slash and burn agriculture। नॉर्थ ईस्टर्न में क्या होता है, कुछ ट्राइब्स पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, बर्न एंड स्लैश एंड बर्न, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, वन को जला के वहाँ पे खेती करते हैं, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेज़ी से होता है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे लैंड को क्या किया गया है, फॉरेस्ट को बहुत तेज़ी से जला दिया गया और वहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड, कौन सी कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज हैं जिनको हम लोग को ब्लेम करना चाहिए, देखते हैं आगे। सम ऑफ आवर इन्वायरमेंट एक्टिविटीज से थैंक्स द प्रमोशन ऑफ अ फ्यू favored species in many parts of India has been carried through the ironically termed enrichment plantation, in which a single commercially valuable species was extended plant and other species eliminated. For instance, take monoculture, the damaged the natural forest in South India, and Kirpine plus Rexburghi plantation in Himalayas have replaced the Himalayan oak, Quercus sf and rhododendron forests। इट मीन्स क्या हुआ, कुछ जो अभियान चलाए गए, कुछ ऑपरेशन चलाए गए, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे प्लांटेशन किए गए साउथ इंडिया में और हिमालय के आसपास के क्षेत्र में, जिससे क्या हुआ, बहुत तेज़ी से प्लांटेशन में वृद्धि हुई। लार्ज स्केल development projects have also contributed significantly. The loss of forests in 1951, over 5,000 square kilometers of forest were declared for River Valley project। 1951 में रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए 5,000 स्क्वायर किलोमीटर्स फॉरेस्ट को क्या किया गया, क्लियर कर दिया गया, साफ कर दिया गया रिवर वैली के प्रोजेक्ट के लिए। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट्स लाइक नर्मदा सागर योजना इन मध्य प्रदेश, which would inundate 40,000 acres of forest। और नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश में है, उसको लागू करने के लिए 40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो फॉरेस्ट का लैंड था उसको भी क्लियर कर दिया गया नर्मदा क्या नाम था, मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के लिए।
माइनिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। जो माइनिंग है डिफॉरेस्टेशन में उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाई और ongoing dolomite mining. Each has distributing the natural habitat of many species and blocked the migration route of survival others, including the great Indian elephant. तो कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में एक बक्सा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे ये विलुप्त होती हुई प्रजातियों को वहाँ पे शामिल किया गया है। वहाँ पर उनको रखा जाता है ताकि इनको जो है बचाया जा सके। इसमें बहुत सारे ये एलिफेंट और अदर एनिमल्स भी उसमें रखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मनी फॉरेस्ट एंड environmentalists hold a view that the greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करने वाले और भी कार्य होते हैं जिससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन का काम होता है और मिट्टी की ऊपरी परत का क्या होता है, इरोजन हो जाता है। इसमें ओवर ग्रेजिंग ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। और फ्यूल वुड कलेक्शन ये भी कुछ, यानी कि इससे कुछ उपयोगी काम भी होते हैं। जैसे फ्यूल वुड कलेक्शन इट मीन्स क्या हुआ कि जैसे लकड़ी, खाना बनाने के लिए लकड़ी भी प्राप्त होती है और क्या होता है, हमें ग्रेजिंग के लिए पशुओं को चराने के लिए चारा भी मिलता है हमको फॉरेस्ट से। इसके इम्पोर्टेंस बताए जा रहे हैं। दो देयर में बी सम सब्सटेंस इन देयर आर्गूमेंट एट द फैक्ट रिमेन्स दैट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फ्यूल फोल्डर डिमांड्स इज मेड बाई लोपिंग रेदर दैन बाई फेलिंग एंटायर ट्रीज। यानी कि मतलब एंटायर ट्रीज को देखा जाए तो इससे हमारे विभिन्न उपयोग होते हैं। जैसे आपको बताया गया कि भोजन बनाने के लिए लकड़ी मिलता है और क्या मिलता है, पशु के लिए चारा मिलता है। तो एंटायर ट्री से देखा जाए तो हमको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फ्रूट भी मिलता है, इससे हमको शेड मिलती है, छाया मिलती है और क्या होता है, इससे वर्षा होने में भी सहायता मिलती है। यानी कि बहुत सारे इसके इफेक्ट हमें इम्पोर्टेंस है इससे, और उसके साथ साथ हमको ऑक्सीजन भी मिलते हैं। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी The forest ecosystems are repositories of some of the country's most valuable forest products, minerals, and other resources that meet the demands of the rapidly expanding industrial urban economy। और इसके साथ साथ हमें रिसोर्सेज में और क्या मिलते हैं, ओके इसके साथ साथ हमें मिनरल्स और अन्य रिसोर्सेज भी मिलते हैं जो हमें क्या करते हैं, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, अर्बन यानी कि शहरीकरण में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हमको सहायता करती हैं। अब देखते हैं इसमें, ओके जो हमें खनिज मिलते हैं, है ना। जैसे आपका खनिज में डीजल, पेट्रोल, ये हुआ, कोयला हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही मददगार होती हैं। दस मीन्स डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयर इन लाइज फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। के साथ क्या हुआ कि हमें यहाँ से क्या होता है, कहीं कहीं हमको फर्टाइल लैंड भी मिलता है जहाँ पे हम कृषि करते हैं और सारी चीज़ें भी प्राप्त करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो होल जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे लिए हर तरफ से क्या है, हमारे लिए हर तरह से इम्पॉर्टेंट है। हमको बहुत सारे इनसे फ़ायदे हैं और हर जगह पूरा ट्रीज क्या होता है, ट्री का एक एक पार्ट क्या होता है हमारे यूज में आता है, इसलिए हमको ट्रीज को नहीं काटना चाहिए। ओके, थैंक यू।